नमस्कार दोस्तों, जीएस संधान में आपका स्वागत है। जीएस 2 में पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अंत में हम लोग एक पेज के माध्यम से इसको रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स इसका कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम परिचय में देखते हैं। अम्बेडकर जी का एक कोट है कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन को संचालित करने वाला माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव समय की भावना के अनुरूप होती है। इसका मतलब ये है कि संविधान केवल अनुच्छेद या धाराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों के जीवन, समाज और शासन को दिशा देना है। और जैसे जैसे समाज की चुनौतियां, आवश्यकताएं और मूल्य बदलते हैं, उसी हिसाब से संविधान की व्याख्या भी बदलती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि निजता का अधिकार मूल अधिकार में हमारे शामिल हो गया अनुच्छेद 21 में। यानी समय जैसे जैसे बदलेगा, समाज की जरूरतें, मूल्य बदलेंगे, वैसे वैसे संविधान की व्याख्या भी बदलेगी और इसमें संशोधन भी किया जाता है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो गतिशील है, ये अस्थाई या मृत दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवंत दस्तावेज। ठीक है, ये सारी बातें आप देख लेना। अगली बात जो इसमें हम देखेंगे वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हमारे संविधान पे किन किन बातों का प्रभाव पड़ा है। इसमें मुख्यतः दो बातें हैं। पहला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ था, और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संघर्ष का प्रभाव इस पे क्या पड़ा है। सबसे पहला है ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम अगर देखेंगे, इसमें जो बातें थी उसका हमारे संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल ये टॉपिक जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो अलग अलग अधिनियम उस समय पारित किए गए थे उसमें क्या है, क्या क्या बातें थी। लेकिन यही टॉपिक जब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तब ये देखेंगे कि इन अधिनियमों का हमारे संविधान पे प्रभाव कैसे दिखाई देता है। जैसे अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, और इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, यानी केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और ये हमारे संविधान को कैसे प्रभावित करता है, तो केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। अगला एक्ट इसमें जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें जो बातें थी, पहली थी कि द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थे, यानी कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था और राजनीतिक कार्य वो अलग अलग करके सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था। तो भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। इसके अलावा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और बढ़ गया। इन सारी बातों का हमारे संविधान पे कहाँ प्रभाव दिखाई देता है, तो पहली है केंद्रीकरण की नींव पड़ी। जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको एक केंद्रीकृत सत्ता के अधीन रख दिया गया, इसलिए केंद्रीकरण की नींव यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरा है प्रशासनिक जवाबदेही। ये कहाँ से प्रभावित दिखाई देता है, तो संसदीय नियंत्रण जो बढ़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, और शक्तियों के पृथक्करण का पूर्वाभास। यानी जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी कि व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य अलग अलग बॉडी देखेंगी, वहीं से शक्तियों के पृथक्करण का पूर्वाभास मिलता है। अगला जो एक्ट है इसमें चार्टर एक्ट 1833। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन बना था? विलियम बेंटिक। ठीक, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया और 1834 में ही प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। संविधान पर इसका कैसे प्रभाव दिखाई देता है? एकीकृत प्रशासन भारत में मजबूत केंद्र की अवधारणा को जन्म दिया। कहाँ से? भारत का गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यहाँ से बात आती है कि एकीकृत प्रशासन की जो अवधारणा हमारे संविधान में है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हुई। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था, आप जानते ही। कानूनी एक रूपता, ये सारी चीजें हमारे संविधान पे इसका प्रभाव दिखाता है। अगला है इसमें चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या था? विधायी और प्रशासनिक कार्यों का आंशिक पृथक्करण किया गया था। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण थी, खुली प्रतियोगिता द्वारा सिविल सेवा भर्ती की शुरुआत हुई। इसका संविधान पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो मेरिट आधारित नौकरशाही की जो अवधारणा है, या कहें कि यूपीएससी का आधार, विधायी परिषद जो बनाई गई थी चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से, वो एक तरह से मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी। और यही बात हमारी जो आज की संसद है उसके उत्थान में मान सकते हैं कि इसका रोल रहा होगा। ठीक है, स्थानीय प्रतिनिधित्व, राज्यसभा, संघीय ढांचा, ये सारे प्रभाव दिखाई देते हैं। अगला एक्ट है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858। इसने एक मजबूत एकात्मक शासन की नींव रखी, जिसने आगे चलकर भारतीय संघवाद का आधार तैयार किया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का क्या प्रभाव दिखाई देता है, तो इसमें था क्या
कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया वायसराय की परिषद में। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। केंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1833 के एक्ट से, और यहाँ से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, यानी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्तियां वापस दे दी गई। संविधान पर प्रभाव अगर देखें तो विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है अनुसूची 7 में। प्रतिनिधि संस्थाएं, संसद और विधानसभाओं में जनता का प्रतिनिधित्व और अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 राज्यपाल के मामले में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका संविधान पे क्या प्रभाव है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव जो राज्यसभा व राष्ट्रपति का होता है। बजट पर चर्चा, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रश्न पूछने का अधिकार, ये सारी बातें यहाँ से प्रभावित दिखाई देती। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया था, और जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी वहां पे केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे और मुस्लिम ही कैंडिडेट रहेगा, बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से हुई थी। संविधान पे इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पृथक निर्वाचन को नकार दिया, क्योंकि इससे समाज में विभाजन होता है। दूसरा था कि संयुक्त निर्वाचन के साथ साथ जो वंचित वर्ग हैं जैसे SC ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, अनुच्छेद 330 और 32 में। एकल नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता जैसी बातों को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता था। अगला जो है इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय के रूप में। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये सारी बातें थी। संविधान पर अगर इसका प्रभाव देखें तो राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनी व्यवस्था को अगर देखा जाए, वयस्क मताधिकार, राज्यों को शक्तियां, भारतीय संघवाद का आधार, ये सारी चीजें यहाँ पे। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान पे इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है? संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल की भूमिका, प्रांतीय स्वायत्तता, UPSC और आपातकालीन प्रावधान, इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ा हमारे संविधान। तो सबसे पहले है नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि भारत के लिए पहला स्वदेशी संवैधानिक मसौदा इसके माध्यम से लाया गया था, और इसमें डोमिनियन स्टेटस और मूल अधिकार जैसी बातें शामिल थी। कराची प्रस्ताव 1931 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में पारित किया गया था ये, और इसमें फंडामेंटल राइट, सामाजिक आर्थिक न्याय, श्रमिक कल्याण, ये सारी बातें थी। हमारे संविधान में कहाँ दिखाई देता है? तो DPSP में देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, फंडामेंटल राइट है, ये सारी चीजें संविधान में दिखाई देती हैं। MN रॉय का प्रस्ताव 1934 संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था इन्होंने सबसे पहले, तो भारतीयों द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाने की मांग की थी। SN अग्रवाल का गांधीवादी संविधान, इसमें कहा गया कि विकेंद्रीकृत, ग्राम आधारित शासन, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीजें होनी चाहिए संविधान में, और ये सब बातें हमें कहाँ दिखाई देती हैं? संविधान DPSP में। भारतीय महिला चार्टर 1946, ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा लाया गया था, महिलाओं और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की बात की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, संविधान सभा का निर्माण इसी प्लान के अंतर्गत किया गया था, 1946 में बनी थी। कुल सदस्य थे 389 और विभाजन के बाद 299 लोग बचे थे। समाजवादी दल का मसौदा 1948, इसमें राज्य आधारित कल्याण और आर्थिक समानता की बात की गई थी, ये हमारे DPSP में दिखाई देता है संविधान के। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित संवैधानिक आदर्श अगर देखें, हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें जो आदर्श थे उनका कैसे संविधान पे प्रभाव दिखाई देता है। गांधीवादी आंदोलनों के बाद जन सामान्य की भूमिका आंदोलन में बढ़ने लगी, और सरकार को जनता से वैधता प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए जन समर्थित संप्रभुता का होना आवश्यक है। और यही बात हमारे प्रस्तावना में हम भारत के लोग के माध्यम से शामिल की गई है, जिसको जन संप्रभुता या जन समर्पित संप्रभुता कह सकते हैं। और क्या कहाँ दिखाई देता है ये? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में शामिल। विधि का शासन संविधान का भाग है। तो हमने देखा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान निरंकुश शासन का अनुभव किया था हमने, इसीलिए विधि का शासन हमारे संविधान में शामिल किया गया। और वेस्टमिंस्टर मॉडल, यानी जो ब्रिटेन का संसदीय मॉडल है, उस पर आधारित शासन प्रणाली हमारी है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, राज्य की मनमानी से
नागरिकों की सुरक्षा, इसी के आधार पर कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान में शामिल है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा औपनिवेशिक शासन के तहत व्याप्त असमान और शोषणकारी सामाजिक परिस्थितियां थी, इसलिए संविधान के प्रस्तावना में और डीपीएसपी में सामाजिक न्याय की बात की गई है। लोकतंत्र के स्वरूप पर गांधी जी का प्रभाव कैसे है, तो हम अगर देखें डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 किससे संबंधित, पंचायतों से, विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन, ये सारी बातें शामिल। अब हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पे कितना और क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है उसका लगभग 2/3 भाग हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित दिखाई देता है, और इसमें संरचनात्मक से लेकर कार्यात्मक विशेषताओं को भी व्यापक वैसे ही शामिल कर लिया गया है जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में चीजें थी। ठीक है। और इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रायः भारतीय संविधान का प्रारूप माना जाता है। अब इस अधिनियम से हमारे संविधान पे क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी इसमें, जो कि अस्तित्व में नहीं आ सका था, लेकिन इसने भारत को राज्यों का एक संघ के रूप में स्थापित करने, मतलब जो हमारे संविधान में है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस पर प्रभाव इसका सीधे सीधे दिखाई देता है। ठीक है। शक्तियों का विभाजन संघीय ढांचे पर प्रभाव दिखाई देता है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है 7वीं अनुसूची में, वो भी यहीं से प्रभावित है। प्रांतीय स्वायत्तता, राज्य की जो राज्य सरकारें हैं उसकी कार्य प्रणाली, द्विसदनीय विधानमंडल, राज्यपाल की भूमिका, ये सारी बातें 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। सिविल सेवाएं 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित अखिल भारतीय सेवाओं पर आधारित है। अन्य में आरबीआई की स्थापना, निर्वाचन प्रक्रियाएं और संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखेंगे कि विश्व के जो संविधान थे अलग अलग, उनका हमारे संविधान पे कैसे प्रभाव दिखाई देता है। इससे संबंधित अम्बेडकर जी का एक कोट है कि भारतीय संविधान विश्व के श्रेष्ठ संवैधानिक सिद्धांतों का संकलन है। इसको हम लोग कहीं भी प्रश्न की डिमांड के अनुसार यूज कर सकते हैं। और इसमें पहला है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली से क्या क्या प्रेरणा मिली, यानी ब्रिटिश जो संविधान था उससे क्या क्या हमारे संविधान पर प्रभाव दिखाई देता है। तो सबसे पहला है इसमें संसदीय शासन प्रणाली, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधि का शासन है, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी बातें ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित है। लोकसभा और राज्यसभा का ढांचा जो हमारा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से संबंधित। अमेरिकी संविधान से क्या प्रभाव दिखाई देता है, तो सबसे पहला है मौलिक अधिकार, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है, प्रेरित है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका के पास। इसके अलावा प्रस्तावना जो हमारी है वो अमेरिकी संविधान के वी द पीपल के आदर्श से प्रेरित। राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका व उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी बातें अमेरिकी संविधान से प्रभावित। आयरलैंड से क्या प्रभाव दिखाई देता है, तो सबसे पहला है इसमें डीपीएसपी, जो कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से अगर हम देखें तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अन्य में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक, और जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ का संविधान, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय। फ्रांस गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीकी संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यपाल, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की विधि। जापान से प्रेरणा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वाक्यांश, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधिक प्रक्रिया की अवधारणा। ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। भारतीय संविधान पे जो अलग अलग देशों के संविधानों का प्रभाव है, या कहें कि वहां से जो बातें ली गई हैं, उसी के आधार पे कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट या उधार का थैला है। इसमें हम देखते हैं कि क्या आलोचकों के तर्क हैं या इसके समर्थन करने वालों के तर्क क्या हैं और इसका खंडन कैसे किया जाता है, सारी बातें इसमें हम देखेंगे। तो संविधान सभा के कई ऐसे सदस्य थे जो ये मानते थे कि ये संविधान भारतीय आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता है, और इसमें सबसे प्रमुख थे के हनुमंतैया। इन्होंने कहा कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमें यहाँ इंग्लिश बैंड की धुन सुनाई दे रही है। यानी कि हम देसी प्रभाव चाहते थे संविधान पे, हमारे देश के अनुसार जो बातें हों वो चाहते थे, लेकिन इस पे इंग्लिश बैंड यानी ब्रिटिश प्रभाव के आधार पे कह रहे हैं कि इंग्लिश बैंड की संगीत सुनाई दे रही है। आलोचक जो थे जैसे के हनुमंतैया, इन लोगों का क्या तर्क था, तो सबसे पहला तर्क था कि बहुत अधिक इस पे विदेशी प्रभाव है,
और भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी लगता है, यानी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय परंपराओं की उपेक्षा की गई है। प्राचीन प्रशासनिक जो हमारी परंपराएं थी उनको पर्याप्त स्थान इसमें नहीं दिया गया। ठीक, लेकिन जो इसके समर्थक थे उनका कहना था, जैसे कि अम्बेडकर जी ने कहा, कि कोई भी संविधान पूरी तरह से नया नहीं होता है। जो विचार उस समय प्रचलित होते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग संविधानों में, वही विचार हर जगह लगभग स्थानीय जरूरतों के अनुसार उनको बदल के अपनाया जाता है। दूसरा तर्क ये है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है, एज इट इज उसको शामिल नहीं किया गया है। जैसे अगर देखें तो भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। जैसे कि यूएसए में न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली है, जबकि ब्रिटेन में संसद ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन भारत में दोनों में संतुलन साधा गया है। अगली बात इसमें यह है कि ये नकल नहीं है बल्कि रचनात्मक अनुकूलन है। ये कैसे है? तो अगर हम पंथ निरपेक्षता को देखें तो जो पश्चिमी पंथ निरपेक्षता है उसमें राज्य और धर्म का कठोर अलगाव स्वीकार किया जाता है, जबकि भारत में राज्य और धर्म में कोई बहुत कठोर अलगाव नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा। इसके अलावा अंबेडकर जी का एक और यहाँ पे जवाब है कि संविधान के मौलिक विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं होता, बल्कि दुनिया के इस दौर में किसी भी संविधान में बहुत कम नई बातें हो सकती हैं। मुख्य बात यह है कि क्या ये प्रावधान देश की जरूरतों के अनुसार ढाले गए हैं या नहीं। अगला टॉपिक इसमें है कि 1950 के बाद जो विकास हुआ था वो क्या है। तो इसको हम लोग संविधान संशोधन वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें बस एक शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है जिसमें 75 वर्षों में 100 से अधिक संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ है। ठीक है। शुरुआती दौर और भूमि सुधार 1950 से 60 के दशक में किया गया। इसमें पहला संशोधन जो था उसमें भूमि सुधार के लिए नवी अनुसूची जोड़ी गई। उस समय इसमें प्रावधान था कि जो भी बातें सरकार या संसद नवी अनुसूची में डाल देगी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन केशवानंद भारतीवाद के बाद ये मामला बदल चुका है। 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी बातें नवी अनुसूची में डाली गई हैं जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन, ये सारी बातें शुरुआती दौर की है। अगला है संसद बनाम न्यायपालिका का संघर्ष 1960-70 के दशक में, केशवानंद भारतीवाद, मूल ढांचे का विकास, ये सारी चीजें हुई थी। आपातकाल और संवैधानिक बदलाव 1975 से 80, 42वां संशोधन जो था उसको लघु संविधान कहा गया क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे संविधान में प्रमुख प्रावधान जो थे उसमें बदलाव किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य का एक नया भाग ही जोड़ दिया गया, भाग 4। और कुछ हद तक इसके जो प्रावधान थे ऐसे जो संतुलन बिगाड़ रहे थे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के बीच, उसको समाप्त करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया जनता पार्टी के द्वारा। और इसमें जो प्रमुख बात थी उसमें एक था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। विकेंद्रीकरण और आधुनिक सुधार 1990 के बाद किए गए। 73वां 74वां संशोधन आप लोग जानते ही हैं, पंचायती राज और न्यायपालिका नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार शामिल है। समकालीन विकास में 2010 से बाद का जो है उसमें प्रमुख है 101 संविधान संशोधन, जीएसटी 2016, एक देश एक कर की अवधारणा। इसमें अनुच्छेद 279A जोड़ा गया जिसके माध्यम से जीएसटी परिषद को शामिल किया गया। 103वां संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 से संबंधित है। 106वें संशोधन में महिला आरक्षण है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निष्कर्ष के रूप में आप देख सकते हैं कि 1950 के बाद विकास ये दर्शाता है कि हमारा संविधान न केवल लचीला है बल्कि कठोर भी है, यानी दोनों में संतुलन। इसने जहां एक और बदलती सामाजिक आकांक्षाओं को जगह दी, वहीं दूसरी ओर बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बनाए रखा। अगला टॉपिक है इसमें संविधान सभा। यहाँ से यूपीपीसीएस में लगातार प्रश्न पूछ रहा है मेंस में, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। परिचय में ये है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, यानी संविधान को निर्माण करने वाली सभा ही संविधान सभा है। इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। संरचना में इसकी देखें तो कुल सदस्य थे 389, जिसमें कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292 लोग शामिल थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4 सदस्य। इनके चुनाव व चयन की प्रक्रिया क्या थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ये लोग निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किया गया था। सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया था और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट दी गई थी। विभाजन के बाद कुल संख्या कितनी बची? 299। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो औपनिवेशिक शासन से
मुक्ति के लिए हम अपना संविधान बनाना चाहते थे, लोकतांत्रिक वैधता हो, जो हमारा संविधान बने उसकी लोकतांत्रिक वैधता हो, यानी लोगों के द्वारा निर्मित हो, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा, विविधता का समायोजन, सामाजिक परिवर्तन, ये सारी बातें थी। संविधान सभा की मांग का विकास क्रम क्या है, ये हम देख लेते हैं। कई बार स्टेट पीसीएस में ये पूछ लेता है मेंस में भी। तो सबसे पहले एमएन रॉय ने 1934 में औपचारिक मांग रखी। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। 1938 में नेहरू जी ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा बनाया जाएगा, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया। 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव की अगर बात करें तो युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया था। और अंत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से इसका गठन हुआ। इससे संबंधित कुछ मेजर कमिटीज थी जो आप प्रीलिम्स में देखे ही होंगे, खास करके प्रीलिम्स में ही पूछता है। महत्वपूर्ण तिथियां तो पहली बैठक इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष बने, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक इसकी थी। संविधान को पूरा करने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सारे फैक्ट वैसे पीटी में पूछते हैं, लेकिन कई बार मेंस के उत्तर में आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आलोचना क्या है इसकी संविधान सभा की, तो सबसे पहली आलोचना ये है कि पूर्णतः प्रातिनिधिक नहीं थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित थी। इसी आधार पे केसी वेयर ने प्रश्न उठाया था कि जो भारत में संप्रभुता है वो एक मिथ है, क्योंकि संविधान निर्माण करने वाली जो सभा थी वो पूरी तरह से चुनाव के माध्यम से नहीं आई थी, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। कांग्रेस का प्रभुत्व है इस पे। ग्रेनविले ऑस्टिन का एक बड़ा फेमस कथन है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी, सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। सामाजिक प्रतिनिधित्व सीमित था, संविधान निर्माण की धीमी प्रक्रिया, ये सारी इसकी आलोचनाएं हैं। उपलब्धियां क्या थी, तो लोकतांत्रिक संविधान, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, संघीय व्यवस्था। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसमें है कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। इसका उत्तर आप इसी कंटेंट के आधार पर दे लेंगे। अगला प्रश्न ये संविधान सभा की संरचना से संबंधित है, इसको आप कर लेंगे। औपनिवेशिक काल का इस संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ये भी इसी कंटेंट के आधार पे आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अब हम संविधान सार के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। परिचय में अंबेडकर जी का कोट था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि जीवन को संचालित करने वाला माध्यम है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, इससे केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 शक्तियों के पृथक्करण का पूर्वाभास द्वैत शासन से, और संसदीय नियंत्रण की शुरुआत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चार्टर एक्ट 1833 का क्या प्रभाव है, तो एकीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई थी, मजबूत केंद्र की अवधारणा और भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया। चार्टर एक्ट 1853 से क्या प्रभाव है, विधायी परिषद जो बनाई गई थी, ये एक तरह से संसद का छोटा रूप था। और दूसरा है यूपीएससी का आधार। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय संघवाद का आधार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, प्रतिनिधि संस्थाएं, संसद, ये सारी चीजें थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का क्या प्रभाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जो होता है, बजट पर चर्चा, अनुच्छेद 112 और प्रश्न पूछना। मार्ले मिंटो सुधार 1909, संयुक्त निर्वाचन की जो व्यवस्था है, यहीं से इसकी कहें कि प्रेरणा मिली थी। SC ST के लिए अलग से सीटों का आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, एकल नागरिकता, एक सारी बात। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यों की शक्तियां, भारतीय संघवाद का आधार और वयस्क मताधिकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 का हमने डिटेल में देखा ही। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संघर्ष का क्या प्रभाव है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 का 28 में कहा गया कि संवैधानिक मसौदा ये पहला था हमारा स्वदेशी, और इसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। कराची प्रस्ताव 1931 में फंडामेंटल राइट, सामाजिक आर्थिक न्याय और समृद्ध कल्याण की बात की गई थी। ये सारी बातें कहाँ भी दिखाई देगी, सामाजिक आर्थिक न्याय DPSP। MN रॉय का प्रस्ताव 1934 संविधान सभा का विचार दिया था इन्होंने। SN अग्रवाल का गांधीवादी संविधान, विकेंद्रीकरण और ग्राम आधारित शासन। भारतीय महिला चार्टर 1946 महिलाओं के अधिकार के बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। समाजवादी दल का जो मसौदा था 1948 का, इसमें राज्य आधारित कल्याण, आर्थिक समानता की बात की गई थी, जो कि DPSP में दिखाई देती है। स्वतंत्रता संग्राम से जो प्रेरित आदर्श से उनका क्या प्रभाव है, तो जन समर्थित संप्रभुता प्रस्तावना में विधि का शासन, संसदीय प्लस स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित संवैधानिक आदर्श जो थे उसमें जन समर्थित संप्रभुता, विधि का शासन, संसदीय और फंडामेंटल राइट।
सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा, लोकतंत्र के स्वरूप पर गांधीवादी प्रभाव, जिसे अनुच्छेद 40। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव अगर देखें तो संविधान का जो 2/3 हिस्सा है वो इसी से प्रभावित है। संरचनात्मक और कार्यात्मक समानताएं हैं। अखिल भारतीय संघ की जो अवधारणा है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, संघ राज्य और समवर्ती सूची, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, संसद की संरचना, राज्यपाल की भूमिका, सिविल सेवाएं, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी बातें यहाँ से प्रभावित है। वैश्विक स्रोत की अगर बात करें तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि श्रेष्ठ संवैधानिक सिद्धांतों का संकलन है विश्व के। ब्रिटिश का क्या प्रभाव है? संसदीय शासन प्रणाली है, रूल ऑफ लॉ है, एकल नागरिकता, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें। अमेरिका से देखें तो फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रस्तावना, महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद। आयरलैंड से डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में नामांकन। कनाडा से मजबूत केंद्र की अवधारणा और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक। जर्मनी से फंडामेंटल राइट का स्थगन आपातकाल के दौरान। यूएसएसआर से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो दर्शन है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसी आधार पे जो आरोप लगाया जाता है कि उधार का थैला या कॉपी पेस्ट है। तो ये हनुमंतैया ने कहा कि सितार या बीड़ा चाहते थे लेकिन मिला क्या? इंग्लिश बैंड। आलोचक मानते हैं कि विदेशी प्रभाव अधिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रभाव ज्यादा है, भारतीय परंपराओं को कम महत्व दिया गया है। लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि पूर्णतः नया नहीं हो सकता कोई भी संविधान, और संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उस पर किसी भी देश का पेटेंट नहीं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा में संतुलन साधा गया है, और रचनात्मक अनुकूलन की बात की गई है, जैसे कि हमने पंथ निरपेक्षता में देखा। ठीक है। 1950 के बाद का जो विकास है 100 वर्षों का, 75 वर्षों का, 100 से अधिक संशोधन। 1950 से 60 में देखा जाए तो पहले संविधान संशोधन में भूमि सुधार नई अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। 1960-70 के दशक में मेन था केशवानंद भारतीवाद, जिसमें कि आधारभूत ढांचे को स्वीकार किया गया था न्यायपालिका द्वारा। और 1975 के 80 के दौर में अगर देखें तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि लघु संविधान भी कहा जाता है, और प्रस्तावना में 2-3 बातें जोड़ी गई थी। मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीजें थी। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना देता है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1990 के बाद। 73वां संशोधन 1992। पंचायती राज और नगर पालिका। 86 संविधान संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। समकालीन विकास देखें तो 101वां जो संविधान संशोधन है, जीएसटी अनुच्छेद 279, जीएसटी परिषद। 103वां ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 106वां जो है 33% आरक्षण महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में। संविधान सभा किस योजना के तहत लाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसकी संरचना जो थी 389 थी। इसमें अलग अलग प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से सदस्य शामिल थे, और प्रत्यक्ष निर्वाचन और नामांकन द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया था। 10 लाख आबादी पे एक सीट थी। ठीक है। इसकी विकास का मांग अगर देखें तो सबसे पहले 1934 में हेमन राय, फिर 1935 में आईएनसी ने स्वीकार किया था, और 1938 में नेहरू जी ने इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया था। 1940 में अगर देखा जाए तो अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, और अंत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया। आलोचना में यह है कि इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इसका निर्माण किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस का प्रभुत्व है, सामाजिक प्रतिनिधित्व कम है, धीमी प्रक्रिया, ये सारी बातें। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।